हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान अफजल साहब, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही कह रहे थे वो जो काला नाग है वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत है, और इफ्तिखार चौधरी और आपके मामलात एज़ एन मुस्लिम लीग नून के मामलात तो किसी से ढके छुपे नहीं थे। उस वक्त बड़े पेश थे उस जुडिशल एक्टिविज़म में भी, तहरीक में भी, फिर वो जो सारा माहौल बना था, मेमो गेट का मामला भी था। तो कहीं ऐसा, और अब ये जो तरमीम है ये भी मुस्लिम लीग नून की लेड गवर्नमेंट ही है जिस दौर में हुई है, ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दौर में या आने वाले चंद सालों में फिर दोबारा रिव्यू करना पड़े और सोचा जा रहा हो कि उस वक्त शायद ये नहीं करना चाहिए था जो अब कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सब जमातें और दर्जनों के हिसाब से जो जमातें पार्लियामेंट में हैं उन्होंने इन तरामीम को सपोर्ट किया, अपने प्रपोजल दिए, वो उस डिबेट का हिस्सा बने जो पार्लियामानी कमेटी बनी थी उसके अंदर, और ये एक मुश्तरका कंसेंसस के साथ ये हम आगे बढ़े। ये बदकिस्मती है कि एक जमात जिसने ना अपने प्रपोजल दिए वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, उसने नहीं उस तरीके से, बल्कि वो कर भी रही थी पार्टिसिपेट और बड़ी पॉजिटिव इनपुट वो देना चाह रहे थे, लेकिन गालिबन उनके लीडर से जब मुलाकात हुई उनकी तो उनको रोक दिया गया कि आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस तरह हमेशा होता रहा है कि वो जो लीडर है वो कभी भी कंसेंसस के अंदर बिलीव नहीं करते, और जो भी जमात ने कोई काम किया होता है उसकी तरफ बढ़ने के लिए उसको रद्द कर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर ली गई, और इसमें कोई शक नहीं है। आपने इफ्तिखार चौधरी साहब की बात की, जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो हमेशा नजर आया। चाहे मैं तो इफ्तिखार चौधरी साहब की अगर बात करें तो स्टील मिल का जो फैसला उन्होंने उसको रोक दिया, उसकी प्राइवेटाइजेशन को, उससे अरबों का नुकसान हुआ। तो यहाँ जो सुओ मोटोज लिए गए डैम बनाने के ऊपर, अस्पताल को चलाने के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर्स के रिमूवल तक, ये जुडिशल एक्टिविज्म का एक रोल रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करने का। लेकिन मियां नवाज शरीफ बड़े हामी हुआ करते थे ना इफ्तिखार चौधरी साहब के, फिर बाद में रियलाइजेशन होती है कि शायद, और पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी एक अलग मौक़िफ़ था, लेकिन आज जाहिर है सभी एक पेज पर हैं कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मुख्तलिफ पे और के खिलाफ मौक़िफ़ रहता है, लेकिन हमने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और जो मैंने जिस जुडिशल एक्टिविज्म की बात की उससे डेफिनेटली नुकसान पॉलिटिकल निज़ाम को पहुंचता रहा है, और इंस्टेबिलिटी जब होती है पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर तो उसका नताइज आपकी मईशत पे होते हैं, और मईशत आपकी आज अगर बेहतरी की तरफ है और यही जुडिशल निज़ाम फिर से इसको थ्रेटन कर दे तो ये एक जो साइकिल चलता है, ये साइकिल जो है वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ स्टेप जहां आप एक और ये दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो है, तो ये कोई ऐसा कोई एलियन कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप अमेरिका को देख लें, आप दीगर और मुल्कों को देखें तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली बहुत से नए सेयर्स भी हैं, इनफैक्ट फ्रॉम द लॉयर कम्युनिटी अगर देखा जाए तो बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी हैं और तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जुडिशल सिस्टम था बड़ा जिस तरह भी चल रहा था उसको रिवर्सल कर लिया और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो दाव पे लग गई है इस हवाले से। तो ये बताइएगा कि आप इसको किस तरह रिफ्यूट करेंगे? अब तो ऑब्वियसली तरमीम भी पास हो गई, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट भी बातें होती रही हैं, एक पूरा एक कैंपेन चला, तो आप किस तरह अपील करेंगे लॉयर कम्युनिटी को, सम ऑफ देम जो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि ये होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तनकीद अगर वो जिस तरह पहले ये तरामीम होने जा रही थी तब भी ये इसी तरह की बातें की गई, लेकिन उसके बाद ये जो इनिशियल प्रपोजल था और अब जो प्रपोजल आया है ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो फिर भी आपका रोल है, किरदार है, जो है जुडिशल कमीशन में भी है, आपका जो है सिलेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस के अंदर भी है। तो ये तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर ऑपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं, एक आपने बहुत सारी चीजों को बड़ा मेलो कर दिया और कंसेंसस बेस्ड है। इनफैक्ट पिकिंग ऑफ द चीफ जस्टिस पे तो खास तौर पे बात हो रही है कि दिस विल इंसू ऑलमोस्ट लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन्स सिचुएशन एक बन जाएगी जो हर कुछ साल बाद आएगी। और पहले यही लॉयर्स का कहने का मतलब है कि इस इंट्रीग से हटी हुई थी बात,
जो चीफ जस्टिस सबसे सीनियर होता था वो बन जाता था। अब जो है वो हैंड पिकिंग होगी सारी, उस पर लॉबिंग होगी, थोड़ा सा वजन तो इस बात में है वैसे। ये देखें, अभी भी जो सिलेक्शन है वो गालबन टॉप 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके थ्रू होनी है। फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है, जो पार्लियामानी कमेटी है जो 12 मेंबर्स पे तश्कील दी गई है, और उसके अंदर भी ऑपोजिशन के लोग होंगे। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। दर्जनों ममालिक के अंदर पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव का रोल होता है सिलेक्शन के अंदर। तो ये या तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो। जब ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है और बड़े स्मूथली चल रहा है, तो पार्लियामेंट उस कमेटी में डिबेट होगी, जो भी डिबेट होगी वहां से फैसला आ जाएगा। दुनिया के मामला ज़ाहिर है, हम हर मामले में अगर दुनिया से कंपैरिजन शुरू कर दें, बिल्कुल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका की मिसाल भी आपने दी है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो बैलेंस आउट होने की बात है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है इस वक्त। अब ये इस पर ज़ाहिर है आप लोगों ने इतना काम किया है, इतनी मीटिंग्स हुई हैं, मुताद्दिद मुशावरतें हुई हैं। एक वो जो पॉइंट है जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, उसमें आपको नहीं लगता कि इंडिपेंडेंस भी डिस्टर्ब होती है, फिर एक तलवार भी लटक रही होती है, फिर जाहिर है मामला किसी भी तरफ जा सकता है? देखें, ये तो जुडिशल कमीशन ने जो है, लेकिन जुडिशल कमीशन की हैयत भी तो तब्दील की गई है ना। फिर जुडिशल कमीशन में जाहिर है अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर पहले भी थे, फिर 4 लोग आ गए, फिर एक सेनेट से, एक दो अपोजिशन से, हुकूमत से, फिर टेक्नोक्रेट, वो भी तो उसमें भी टिल्ट जो है शायद अक्सरियत हुकूमती लोगों की ही अल्टीमेटली होगी। नहीं, अब अगर आप जुडिशल कमीशन की भी बात कर लें तो उसमें मेजॉरिटी तो जजेस की है। फिर जो दूसरे लोगों की तादाद गिन लें, नहीं, लेकिन आप जो देखें, जो 2 सेनेटर्स आने हैं या 2 MNAs आने हैं, उनमें से एक ऑपोजिशन से होना है, तो वहां जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है वो इक्वल है फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस और एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तो ये तो बिल्कुल अपोजिंग व्यूज होते हैं जनरली, तो वहां न्यूट्रलाइज एक तरीके से वो मेंबर्स हो गए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वहां भी कंसेंसस आ जाएगा कि एक नॉमिनी अगर बार काउंसिल से है तो बार काउंसिल तो किसी जमात की नहीं होती, वो तो लॉयर्स को रिप्रेजेंटेशन उसकी है। और अगर माइनॉरिटी से एक है तो ये भी एक अच्छी बात है कि वहां से भी अगर कोई फीमेल माइनॉरिटी से है तो उसकी भी आवाज बनेगी। तो मैं तो समझता हूं कि जो जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो नई जो तश्कील दी गई है वो बहुत फेयर है। उसको तो उसमें आप क्या पिन पॉइंट करेंगे? क्या ट्रेजरी से अगर 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं तो ऑपोजिशन से भी हैं। जाहिर है लॉ मिनिस्टर भी ट्रेजरी का जो मौक़िफ़ होगा उसी को टो करेंगे, अटॉर्नी जनरल का भी जाहिर है वही मौक़िफ़ होगा, और मोस्ट लाइकली जो टेक्नोक्रेट आ रहे होंगे उनका भी वही मौक़िफ़ होगा जो ट्रेजरी मेंबर्स का होगा। ये देखिए, ये तो अब आप फिर तो आप किसी पे भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑपोजिशन का मौजूद होना, इक्वल नंबर्स में होना, और फिर 4 जजेस भी हैं तो सीनियर जजेस हैं, तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ फेयर कॉन्स्टिट्यूशन और इससे चीज़ें बेहतर होंगी। देखें, ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, वो आपके पास पार्लियामेंट के पास है अगर आपके पास मेजॉरिटी है, और वो बहुत डिबेट के बाद, बहुत कंसेंसस के बाद यहाँ तक हम पहुंचे और ये जो एक बम था उसको कवर किया। अच्छा, वैसे आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी जो क़यादत है वो उसमें बहुत सारे वकला हैं, चेयरमैन हिमसेल्फ एज अ वकील, तो उन लोगों की तरफ से कोई इनपुट सिरे से आई ही नहीं, या उन लोगों के सामने जो निकात रखे जाते थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर ही जो मुतअद्दिद मुलाकातें थी जिसमें तो बिलावल साहब और इन लोगों का भी आमना सामना हुआ था, सो इन लोगों को कोई एतराज़ था, या आपको लगता है सिर्फ अपने बानी चेयरमैन की वजह से इन्होंने रेफरेन किया और इनको भी कोई एतराज़ आज सच नहीं था? लेकिन बैरिस्टर गौहर ने तो कल पार्लियामान में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने एतराज़ात के अंबार लगा दिए, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं, देखिए, एक तो ये लोग पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपनी इनपुट भी दे रहे थे। फिर जो मौलाना साहब ने ये सारा, उनका भी इसमें बहुत सारा इनपुट है। जो मौलाना साहब का इनपुट था वो भी PTI के साथ एक तरीके से ऑन द साइड वो कंसल्ट करते रहे हैं। तो PTI जो है, और मैं खुद कुछ टॉक शोज के ऊपर जो है PTI मेंबर्स कह रहे थे कि हाँ, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो ये काबिल कबूल है और इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, और बिल्कुल। तो पूरी जमात जो थी वो एक तरीके से पार्टिसिपेट इसके अंदर कर रही थी। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई है
चेयरमैन खान साहब से, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें और टाइम चाहिए और अभी जो है तो यानी कि अगर तो पीटीआई जमात है तो फिर तो वो पार्टिसिपेट भी कर रही थी और हो सकता है कि वो रिटन फॉर्म में अपने प्रपोजल भी ले आती जो वो डिलीवर वर्बली कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो जमात नहीं है और उसको एक फर्द वाहिद ही चलाता है और हमेशा जब भी कभी कोई ऑपोजिशन में वो हो या वो हुकूमत में हो और कभी कोई ऐसी कमेटी बनी हो जहां पीटीआई वाले कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो एंड में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो बानी है वो कालीन खींच देते हैं और वो कंसेंसस जो है वो बिखर जाता है। तो अभी भी यही हुआ। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें राना साहब कि अब ये मरहला जो है, क्योंकि करंट सिटिंग चीफ जस्टिस जो हैं उनकी तो रिटायरमेंट भी होने वाली है, तो ये अब मरहला ऑफ पिकिंग द न्यू चीफ जस्टिस ये नए इसी अमेंडमेंट के तहत होगा, तो वो स्टार्ट हो चुका है, कब होगा? ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी डन सून। मुशावरत शुरू हो गई। देखिए ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एक तो फौरी तौर पे ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको तश्कील दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास जो है, जो करंट चीफ जस्टिस जिसको हेड करते हैं वो बुलाएंगे और उसके जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट होंगे। जो 2 सेनेटर्स हैं, 2 एमएनएज हैं, वो ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत से वहाँ उनकी नॉमिनेशंस होंगी और फिर मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 दिनों के अंदर का तेजी से इस पे काम होगा और ये जो नई कमेटियां हैं और जो मेंबर्स हैं। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म मौजूद थे।